हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने 5 प्रश्न पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर है उसका हल किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल जीत ज्ञान सागर पर जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, आज हम पुनः 4 या 5 प्रश्न जो हैं हल करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए सबसे पहला हमारा प्रश्न है, अर्थात 29वां प्रश्न है, फ्रीडम एज डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों याद रखना है, फ्रीडम एज डेवलपमेंट जो पुस्तक है उसके लेखक हैं आपके अमर्त्य सेन। और अमर्त्य सेन ने यह पुस्तक 1999 में लिखी थी। कब लिखा था? 1999 में। इस पुस्तक का जो केंद्रीय विचार है कि स्वतंत्रता जो होती है ना, क्या जो स्वतंत्रता होती है, स्वतंत्रता विकास का साध्य भी होता है और उसका साधन भी होता है जी। ठीक है, मतलब फ्रीडम एज डेवलपमेंट पुस्तक का जो केंद्रीय विचार है, मुख्य ध्येय है कि स्वतंत्रता विकास का साध्य और साधन क्या होता है जी, दोनों होता है। अमर्त्य सेन एक भारतीय अर्थशास्त्री हैं जिन्हें 1998 में, है ना, जिन्हें कब 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उन्होंने 1972 में यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका में पढ़ाया भी है और वहाँ पर जो है काम भी किया है। उनकी अन्य पुस्तक का नाम है कल्याणकारी अर्थशास्त्र, सामाजिक पसंदीदा सिद्धांत, विकास अर्थशास्त्र। उन्होंने ये पुस्तक जो है क्या किया है, लिखा है। अगला प्रश्न है हमारा 30वां, निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक बाहरी प्रभाव का उदाहरण है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक बाहरी प्रभाव का उदाहरण है। तो दोस्तों, जो सकारात्मक बाहरी प्रभाव है वह आता है आपका बाह्यता से। ठीक है, बाह्यता से जो है ये प्रश्न है। और इसका अर्थ क्या होता है, देखो, बाह्यता का जो है सबसे पहले सिज्विक ने इसका प्रतिपादन किया था। किसने किया था जी? सिज्विक ने। ठीक है, बाह्यता का जो सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया था? सिज्विक ने किया था। और उनका कहना है कि कोई भी क्रिया जिसका पार्श्व प्रभाव किसी अन्य आर्थिक अभिक्रिया पर पड़ता है, जिससे वह धनात्मक या ऋणात्मक रूप से लाभान्वित होता है, किंतु उसका जो है वह प्रत्यक्ष रूप से क्या नहीं करता, भुगतान नहीं करता है, उसे हम क्या कहते हैं जी? बाह्यता कहते हैं। ठीक है, सार्वजनिक प्रतिरक्षण, बगीचा का निर्माण, प्रकाश स्तंभ, ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं? सकारात्मक प्रभाव कहलाते हैं। अर्थात 30वां का आंसर हो जाएगा पहला। इसके साथ साथ कारपोरेट कर में वृद्धि करना, प्रदूषण कर के लिए अतिरिक्त परमिट जारी करना, उद्योगों के कारण उत्पन्न हुए खतरे का क्या करना, परीक्षण करना, ये सारे नकारात्मक बाहरी प्रभाव के उदाहरण हैं। 31वां प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से क्या कीजिए, सम्मिलित कीजिए। हमारे पास सूची 1 में राजस्व घाटा, बजट घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा दिया हुआ है और उसको जो हमें क्या करना है, यहाँ से सम्मिलित करना है। तो देखते हैं, सबसे पहला आता है आपका राजकोषीय घाटा। तो जो राजकोषीय घाटा होता है वह होता है कुल प्राप्तियों से उधारियां घटाकर प्राप्त राशि की तुलना में अधिक कुल व्यय। इस तरह से 1 का हमारा कौन सा हो जाएगा जी? तीसरा हो जाएगा। बजट घाटा होता है कुल प्राप्तियों की तुलना में अधिक कुल व्यय, है ना। बजट घाटा का हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कुल प्राप्तियों की तुलना में अधिक कुल व्यय। जबकि राजस्व घाटा होता है राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की तुलना में राजस्व आधिक्य। और प्राथमिक घाटा का आपका चौथा ही हो जाएगा कुल प्राप्तियों से उधारियों तथा ब्याज भुगतान के पश्चात प्राप्त राशि की तुलना में अधिक कुल व्यय। तो इस तरह से पहला का तीसरा, दूसरा का पहला, तीसरा का दूसरा और चौथा का क्या हो जाएगा जी? चौथा हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बेसल 3 मानकों के कौन से मुख्य
स्तंभ हैं, है ना। यहाँ पर दिया है, देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से बेसल 3 मानकों के कौन से मुख्य स्तंभ हैं। तो याद कीजिएगा दोस्तों, बेसल 3 बैंकिंग क्षेत्र के विनिमय पर्यवेक्षण एवं जोखिम प्रबंध को सुदृढ़ करने के लिए एक विश्व स्तरीय समिति होती है। ठीक है, बेसल 3 क्या होता है, बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है, जो विनियमन, पर्यवेक्षण, जोखिम प्रबंधन को और मजबूत करने के लिए क्या किया जाता है, एक विश्व स्तरीय समिति, विश्व की क्या है, एक समिति है। भारत में बेसल 3 जो है 3 दिसंबर, ठीक है, याद रखना है, 3 दिसंबर 2010 को क्या किया गया था जी, लागू किया गया था। और बताया गया था कि बेसल 3 के जितने भी मापदंड हैं, है ना, उन सभी मापदंडों को 31 मार्च 2018 तक पूर्ण रूप से लागू करने का प्रावधान रखा गया था। इसके कुछ मुख्य उद्देश्य थे, जैसे वित्तीय एवं आर्थिक अस्थिरता से उत्पन्न होने वाली उतार चढ़ाव को अवशोषित करने के लिए बैंकिंग क्षेत्र के सुधार करना, बैंकिंग क्षेत्र की जोखिम प्रबंधन क्षमता एवं शासन में सुधार करना, साथ ही साथ बैंकिंग जो क्षेत्र है उसमें पारदर्शिता लाना भी बेसल 3 का मुख्य उद्देश्य था। दोस्तों, बेसल 3 के 3 क्या बोलना चाहिए, एक मापदंड है, 3 आधार स्तंभ हैं, जिसमें से पहला न्यूनतम पूंजी आवश्यकता, दूसरा पर्यवेक्षी पुनरीक्षा प्रक्रिया, और तीसरा होता है आपका बाजार अनुशासन। ठीक है, इस तरह से ABC जो है हमारा क्या है जी, सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्या क्या, न्यूनतम पूंजी आवश्यकता, पर्यवेक्षी पुनरीक्षा परीक्षा और आपका बाजार अनुशासन। ठीक है, तो ये आपका गलत है, ये यहाँ आपके B आएगा, है ना। तो A, B और आपका C जो है क्या है, सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को अभिकथन तथा दूसरे को जो है तर्क कहा गया है। अभिकथन, संपत्ति अधिकारों पर विवाद के पक्ष आर्थिक रूप से इष्टतम समाधान के लिए बातचीत कर सकते हैं। तर्क है, कुशल प्रतिस्पर्धात्मक बाजार है तथा इनमें कोई लेन देन लागत नहीं है। दोस्तों, ऐसा प्रश्न जो है कई बार आया गया है, तो याद रखना है, संपत्ति का जो अधिकार है ये हमारा आता है आपका कोच प्रीमियर से। हाँ, किससे आता है जी, आपका कोच प्रीमियर से। और कोच प्रीमियर कहता है कि बाह्यता तथा पर्यावरण की समस्या के समाधान से जुड़ा सिद्धांत जो है क्या होता है, हमारा कोच प्रमेय होता है ना। बाह्यता और किससे, पर्यावरण समस्याओं से। कोच प्रमेय कहता है कि बाजार यंत्र के द्वारा बाह्यता को सुधारा जा सकता है। क्या बोला है कि कोच प्रमेय कहता है कि बाजार यंत्र के माध्यम से, हाँ, हम क्या कर सकते हैं, बाह्यता को जो है सुधारा जा सकता है। किंतु ऐसा तभी संभव है जब संपत्ति के अधिकार जो है क्या हो, परिभाषित हो तथा आर्थिक व्यवहार की लागत क्या हो जी, शून्य हो। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, संपत्ति के अधिकार क्या है, आपका परिभाषित किया गया है, और साथ ही साथ इसमें स्पष्ट किया गया है कि इस पर कोई जो है लेन देन लागत नहीं है। तो इस तरह से दोनों क्या है, सही है, A और R दोनों सही हैं, और R A का जो है क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। 34वां प्रश्न है हमारा, आयातित पनीर पर प्रति इकाई 20 रुपए का कर किसका उदाहरण है। तो याद कीजिएगा, विशिष्ट ये हो जाए आपका विशिष्ट प्रशुल्क का। ठीक है, किसका, विशिष्ट प्रशुल्क का। उत्पादन की मात्रा या वजन के आधार पर लगाने वाले कर को हम क्या कहते हैं, प्रशुल्क कहते हैं। ठीक है, मतलब विशिष्ट प्रशुल्क कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दी गई परीक्षणों को उनके प्रयोजनों से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला डीके फ्लो टेस्ट। तो डीके फ्लो टेस्ट होता है आपका स्थिरता का। बॉक्स जेनिथ विधि ये होता है आपका पूर्वानुमान का। ग्लिंजर परीक्षण होता है आपका हेट्रोसेटेस्टिसिटी, है ना, हेट्रोसेटेस्टिसिटी होता है आपका। और ग्रेंजर परीक्षण होता है हमारा कारणता का। तो इस तरह से, ठीक है, सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा जी। अगला प्रश्न है, जिस क्रम में घटित हुए हैं उनके काल क्रमानुसार क्रम में निम्नलिखित को क्या कीजिए, सम्मिलित कीजिए। तो देखिए, सबसे पहला आता है पेरिस जलवायु समझौता। पेरिस जलवायु समझौता हुआ था 2015 में। ठीक है, रियो पृथ्वी सम्मेलन, तो रियो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। वुडलैंड आयोग, तो वुडलैंड आयोग आया था 1987 में।
और आपका क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहला आ जाएगा आपका बुटलेन आयोग अर्थात सी। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका रियो पृथ्वी सम्मेलन अर्थात बी। उसके बाद आएगा आपका क्योटो प्रोटोकॉल अर्थात डी, और लास्ट में पेरिस समझौता अर्थात ए। अर्थात इसका सही आंसर कौन सा होगा जी? ए होगा। ठीक है, पेरिस समझौता 2015, रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992, ब्रटलेन आयोग 1987 और क्योटो प्रोटोकॉल जो है आपका 1997 में आया था। अगला प्रश्न है, दिवाला या दिवालियापन आचार संहिता इंसॉल्वेंसी तथा बैंकरप्सी है ना कोड को निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदारी दी गई है? तो याद कीजिएगा दोस्तों, दिवाला एवं दिवालिया कोड जो है ये आया था 2016 में, अर्थात दिवाला या दिवालियापन कोड जो लाया गया था 2016 में, और इसमें कंपनी के लेनदारों को 2 श्रेणी में क्या किया गया था? विभाजित किया गया था। ठीक है, पहला था वित्तीय लेनदार और दूसरा था हमारा परिचालन लेनदार। ठीक है, पहला कौन सा था? वित्तीय लेनदार था और दूसरा हमारा था परिचालन लेनदार। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि बैंक द्वारा पहले वसूले गए अशुद्ध ऋणों की राशि से अधिक राशि वसूलने में बैंकों की सहायता करना, इसका क्या था? प्रमुख उद्देश्य था। तो इस तरह से हमारा तीसरा क्या हो जाएगा जी? सही हो जाएगा। अर्थात बैंकों द्वारा पहले वसूले गए अशुद्ध ऋण की राशि से अधिक राशि वसूलने में बैंक की सहायता करना दिवाला या दिवालियापन कोड 2016 है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा और लास्ट प्रश्न है आज का, आगत निर्गत विश्लेषण में योगदानकर्ता अर्थशास्त्रों को निम्नलिखित में से जो है सही कीजिए। ठीक है, तो आगत निर्गत विश्लेषण फर्मों के मध्य परस्पर निर्भरता की व्याख्या करता है, जैसे कि एक का आगत दूसरे फर्म का क्या होता है जी? निर्गत होता है, तो दूसरे फर्म का आगत जो होता है पहले फर्म क्या हो जाता है जी? निर्गत हो जाता है। तो इसका सही क्रम है आंसर तीसरा, अर्थात सबसे पहले क्वेने ने किया था, फिर कार्ल मार्क्स ने, फिर लियोनटिफ ने, फिर हॉकिंग साइमन ने। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। आगत निर्गत विश्लेषण जो होता है वह एक फर्म का आगत दूसरे फर्म का क्या हो सकता है? निर्गत हो सकता है, और दूसरे फर्म का निर्गत जो है पहले फर्म का क्या हो सकता है जी? आगत हो सकता है। लास्ट में निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण बाजार असफलता का नहीं है? तो बाजार असफलता जो है कौशल मितव्ययिता जो है नहीं है। ठीक है, क्योंकि बाजार असफलता का अर्थ होता है जब अनुकूलतम उत्पादन स्तर से कम या ज़्यादा उत्पादन हो जाए, है ना। मान लेते हैं कि जो अनुकूलतम स्तर है उस अनुकूलतम स्तर से या तो ज़्यादा उत्पादन हो या कम उत्पादन होती है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? बाजार असफलता कहते हैं। इसके साथ साथ जो उत्पादन की स्तर पेरेटो अनुकूलतम की तीनों शर्तों क्या नहीं करती हो? पूर्ण नहीं करती हो, उसे भी हम क्या कहते हैं जी? बाजार असफलता कहते हैं। इसमें एकाधिकार, असीमित सूचना, बाहता जो है क्या है? बाजार असफलता के उदाहरण हैं, जबकि कौशल की मितव्ययिता जो है बाजार असफलता के उदाहरण नहीं है। दोस्तों आज इतना ही। यदि आपको यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण हल चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल में जुड़े रहिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी न भूलें। थैंक यू।